चलिए आइए हम लोग आज देखते हैं हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास। हिस्ट्री है ना। देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोगों को समझना है कि हम लोगों को हिस्ट्री बेसिक पढ़ना कहाँ से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ हम लोग को ये भी चीज़ देखना है कि शुरुआत जो है, क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में आता कहाँ से है। तो आप लोग जैसे सभी के पास लूसेंट का किताब तो होगा ही। लूसेंट का किताब का पहला 2 पेज, ठीक है, यानी पेज नंबर 1 से लेके 4 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर परीक्षा में वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो वहीं से हम लोग को भी हिस्ट्री शुरू कहाँ से करना है, तो हम लोग वैदिक काल से हिस्ट्री शुरू करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आज हम लोग इस बात को समझेंगे कि बेसिक जो परीक्षा में क्वेश्चन आता है वो आता कहाँ से है। तो देखिए ये भारत का मानचित्र है, भारत के नदियों का ये बेसिक मानचित्र है, और हम लोग नदी से ही ये शुरू करेंगे पढ़ाई, हम लोग नदी से ही बेसिक शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत का ये जो अभी मैप है, ये मैप भारत का, इससे ज़्यादा एरिया भारत का था। ये मैप मॉडिफाइड मैप है, क्लियर। जब ये 1947 के बाद भारत आज़ाद हो गया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस मैप में आपको पाकिस्तान इस जगह पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री का, जो हम लोग शुरू से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी राजा पोरस के समय से। तो राजा पोरस का जो शासनकाल था वो उस समय पाकिस्तान ये सब का बंटवारा तो हुआ नहीं था। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर उधर बर्मा, म्यांमार, ये सब भारत में ही था। तो भारत का मानचित्र उस हिसाब से बहुत अधिक बड़ा था। तो अभी फिलहाल इसी मानचित्र में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ से ये वाला एरिया, ये झेलम नदी का एरिया है। ये जो पॉइंट है ये किसका है? झेलम नदी का। अब हो क्या रहा था यहाँ पर कि ये इस तरफ फिर सिंधु नदी यहाँ से बह रही है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है, देखिए यहाँ से होते हुए ये सब लास्ट, फिर यहाँ पर ये सिंधु नदी है, और फिर इधर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये सब मिल करके फिर लास्ट में आगे सिंधु नदी बन करके बहती है और समुद्र में मिलती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान उस तरफ हो गया, जबकि ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सब कोई कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, क्लियर। पहले कोई जानता ही नहीं था कि भारत भी कोई देश है। तो भारत जो देश है, ये बेसिक देश बना कहाँ से, ये हम लोग समझेंगे। तो भारत जो देश है वो पहले लोग छोटे छोटे कबीलाई व्यवस्था में जिंदगी जीते थे। मतलब छोटा छोटा कबीला था, इस टाइप का, अलग अलग, इसी को लोग अपना राज्य बोलता था, इसी को देश बोलता था, इसी को जो बोलना है बोलिए, जिला बोलिए, कुछ भी, ठीक है। तो राजा पोरस जो है, यहाँ से हम लोग इतिहास शुरू करेंगे, हिस्ट्री यहाँ से शुरू करेंगे। राजा पोरस जो है वो इतिहास का अगर देखें तो सबसे मजबूत राजा हुआ। और भारत का ये जो परिकल्पना है कि भारत होगा, भारत जैसा एक कोई देश होगा, ये सोच किसका था? तो ये सोच पोरस की माँ रानी अनुसुईया का था, क्लियर। और राजा जो है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बात को समझ लीजिए, मैप में सारा चीज को समझ लीजिए ताकि आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो है इस तरफ झेलम नदी यहाँ पर बह रहा है, ये झेलम का पार्ट है, ये रेड वाला, ठीक है, ये झेलम का पार्ट है। तो अब यहाँ पर इस झेलम के इस क्षेत्र में, झेलम का इस क्षेत्र में और झेलम के उस तरफ, यानी जो आप देख रहे हैं सिंधु का क्षेत्र, इस तरफ यहाँ पर, ये दोनों ही तरफ, और बीच में है झेलम। तो ये दोनों ही तरफ यहाँ पर, एक तरफ राजा बमनी का शासन है, राजा बमनी का। हालांकि इससे पहले भी बमनी के पिता, ये सब के बारे में क्वेश्चन वहां से आता नहीं है तो उतना दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। जहां से क्वेश्चन शुरुआत करता है पूछना या इतिहास समझने के लिए जहां जरूरी है,
वहां से हम लोग अभी समझ रहे हैं। एक तरफ है राजा बमनी और दूसरे तरफ है राजा आंभी। दूसरे तरफ है राजा आंभी। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि ये ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर, ये झेलम में अपना नियंत्रण ये लोग चाहता है कि भाई झेलम, ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं ये झेलम है। ठीक है, ट्रेड को लेकर के कि भाई व्यापार को लेकर किसी भी जगह, पहले तो इस तरह का नौकरी नहीं था ना कि भाई एसएससी का बैठ के तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो अगर नौकरी भी था तो जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है व्यापार, क्लियर, बिजनेस। तो व्यापार कैसे हो सकता था? तो उस समय का, आज देखिए आज के समय में जितना गाड़ी घोड़ा ये सब मौजूद है, व्यापार का साधन जितना मौजूद है, उस समय इतना व्यापार का साधन मौजूद नहीं था। तो कोई भी व्यापार नदी के रास्ते से किया जाता था। तो ये जो झेलम है यहाँ पर, इसको थोड़ा मिटा देते हैं और सिर्फ झेलम को रखते हैं सामने ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। ये जो झेलम था, यहाँ वाला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं जो रेड कलर से यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, इसमें ये वाला देखिए, ये जो झेलम है यहाँ से, ये इसी से व्यापार करना था। और ये झेलम में पहले छोटा मोटा नाव वगैरह चलता था और विदेशी लोग इसी रास्ते झेलम में आता था। क्लियर? अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो राजा बमनी है और इस तरफ तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, इस तरफ का राजा जो है कौन है? आंभीराज। इसका नाम है आंभीराज। आंभीराज। उस समय अफगानिस्तान पाकिस्तान इस टाइप का कुछ था ही नहीं। क्लियर? एकदम हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है कि बमनी जो है झेलम के इस तरफ है और आंभी झेलम के उस तरफ है। ये लोग दोनों, बीच में नदी बह रही है झेलम। व्यापार के लिए ये दोनों ही राजा लोग चाह रहा है कि ये जो झेलम पर नियंत्रण दोनों राजा में से किसी एक का रहे। तो अब होता क्या है यहाँ पर कि इस झेलम में व्यापार के लिए, झेलम में नियंत्रण के लिए इन दोनों ही राजाओं में एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन हर साल किया जाता है, एक प्रतियोगिता का आयोजन हर साल किया जाता है। होता क्या है कि कोई, चाहे वो प्रतियोगिता कुछ किसी भी चीज का हो, वो कंपटीशन किसी भी चीज का हो सकता था। जैसे मान लीजिए खेल कूद का कंपटीशन, द्वंद्व युद्ध का कंपटीशन, या फिर शक्ति प्रदर्शन, घोड़ा का दौड़, या इस तरह का कुछ भी प्रतियोगिता का आयोजन होता था। जो भी व्यक्ति उस प्रतियोगिता में जीतता था, झेलम पर उसका नियंत्रण होता था और झेलम के रास्ते जो व्यापार होता था वहां से वो राज्य अधिक सुखहाल और समृद्धि के रास्ते पर जाता था। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि राजा बमनी जो है ये इसका एक भाई था। अब यहाँ पर हम लोग पहले समझ लें किसी किसी चीज को तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये जो राजा बमनी है इसका एक भाई है जिसका नाम है शिवदत्त, जिसका नाम है शिवदत्त। अब ये शिवदत्त जो है वो भाई में बड़ा है। क्लियर? भाई में शिवदत्त बड़ा है, लेकिन वो उतना योग्य नहीं है जितना कि योग्य बमनी है। शिवदत्त ज्यादा योग्य नहीं है, ज्यादा योग्य कौन है? बमनी। इस कारण बमनी के जो पिता थे वो शिवदत्त को सिंहासन नहीं देते हैं, बल्कि किसको दे देते हैं? बमनी को। और बोलते हैं कि भाई बमनी ही राजा होगा और शिवदत्त को सेनापति बना दिया जाता है, जो कि इतिहास में किसी भी राज्य का, किसी भी देश का सबसे ऊंचा पद अगर देखें तो अमात्य होता है, अमात्य होता था। ठीक है? अमात्य, अमात्य मतलब सैनिक का प्रमुख, तो अमात्य होता था। क्लियर? बाद में हम लोग देखेंगे कि धनानंद के समय ये अमात्य जो पोस्ट है वो गुरुओं को दिया जाने लगा, जो हर तरह से शिक्षा शास्त्र में या फिर सैनिक शस्त्र में हर चीज से निपुण होते थे, उन लोगों को ये पोस्ट दिया जाने लगा। तो ये शिवदत्त जो है ये अमात्य का पोस्ट शिवदत्त को मिल
शिवदत्त और बमनी, यहाँ पर बमनी राजा था और शिवदत्त इसका अमात्य था। यहीं से हमारा इतिहास शुरू होता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है साथ ही साथ कि झेलम पर नियंत्रण के लिए, झेलम नदी पर नियंत्रण के लिए दोनों में, आंभीराज में और बमनी में कंपटीशन जारी है। क्लियर? ये कंपटीशन कहीं भी हो सकता है, कभी बमनी के राज्य में हो सकता है और कभी तक्षशिला में हो सकता है। तो ये लोग कंपटीशन में भाग कैसे लेता था? तो ये जो झेलम है, इस झेलम को ये लोग पार करके एक दूसरे के एरिया में आता था और ये कंपटीशन में भाग लेता था और झेलम पर नियंत्रण हो जाता था। पहले के राजा लोग काफी अपनी बात का बहुत पक्का हुआ करते थे। क्लियर? आज के जैसा नहीं कि बुला करके कैद कर लिया, ठीक है? पहले ऐसा बात नहीं था। अगर कंपटीशन में भाग लेने आया है तो ससम्मान उसको अपने यहाँ बुलाया जाएगा और फिर जाने भी दिया जाएगा, इस तरह का। क्लियर? और खास तौर से भारत का जो एरिया है, ये शुरू से अपने आत्मसम्मान, अपनी बात के लिए जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, भारत के जितने भी राजा हुए वो अपने दुश्मनों को जब उससे युद्ध में जीत जाया करते थे, तो अगर वो अपने प्राणों का दान मांग रहा है तो उसको छोड़ दिया जाता था। भारत का बहुत मजबूत राजाओं के बारे में आप पढ़ेंगे कि बहुत मजबूत था। जैसे उदाहरण के तौर पे राजा पोरस को ले लीजिए, पृथ्वीराज चौहान को ले लीजिए, महाराणा प्रताप को ले लीजिए, इस तरह का बहुत सारा राजा हुआ, शिवाजी को ले लीजिए, ठीक है? तो बहुत सारा राजा हुआ जो अपने दुश्मनों को युद्ध में हराने के बाद उनको जीवन दान तो जरूर दे देता था। क्लियर? लेकिन ये काम विदेशियों में नहीं था। विदेशी शुरू से जो है वो लोग छल से हत्या करना वो लोग के पेशा में था, परंपरा में था। लेकिन भारत के राजा ऐसा नहीं थे। तो इन दोनों में जब कंपटीशन होता था, आंभीराज में और बमनी में, तो भाई जो भी लोग जीता कंपटीशन में तो उसको झेलम पर नियंत्रण दे दिया जाता था। अब यहाँ होता क्या है कि ये जो आंभीराज है, इस आंभीराज की बहन का नाम है अनुसुईया। ये महिला का नाम इतिहास में अमर है कि भाई इसी का कॉन्सेप्ट है कि भारत एक देश होना चाहिए। क्लियर? और इसी का जो पुत्र है वो आने वाले समय में राजा पोरस है, जो कि काफी बलशाली राजा है। तो अब होता क्या है यहाँ पर कि ज्यादातर इस झेलम पर नियंत्रण बमनी का रहता है, क्योंकि बमनी ज्यादा योग्य था। क्लियर? तो इस बात से आंभीराज नाराज रहता है कि भाई इसको भी यहाँ पर, इसको भी जो है झेलम पर अधिकार करना है। क्लियर? तो होता क्या है कि किसी किताब में आपको ये किंवदंती के हिसाब से मिल जाएगा, यानी किंवदंती उसको बोलते हैं जो अब मतलब कहानियों के रूप में आदमी एक दूसरे को सुनाता है। क्लियर? और कहीं किताब में भी आपको मिलेगा। तो अब होता क्या है कि अनुसुईया जो है आंभीराज के साथ आती है प्रतियोगिता को देखने के लिए कि भाई इस बार झेलम पर नियंत्रण किसका रहेगा। तो आंभीराज और बमनी में फिर से प्रतियोगिता शुरू होता है और ये देख रही होती है अनुसुईया। क्लियर? तो अब क्या होता है कि दोनों राजा हैं, दोनों एक दूसरे का भाई अपमान भी करेगा। क्लियर? क्योंकि भाई प्रतियोगिता करने आया है, हम बड़ा राजा है, ये बात एक दूसरे को बताएगा। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा था, शिवदत्त जो यहाँ पर है ये थोड़ा गर्म ब्लड का आदमी है, ठीक है? इसको ज्यादा राजनीति समझ में आता नहीं है। इस सैनिक प्रमुख है, सेना प्रमुख है और इसको ज्यादा किसी का बात बर्दाश्त नहीं हो सकता है। क्लियर? क्योंकि राजा वाला गुण इसमें नहीं है। राजा को मृदभाषी भी होना पड़ता है और अपने व्यवहार कुशल भी होना पड़ता है। तो अब होता क्या है कि ये लोग आंभीराज लोग थोड़ा सा अपमान करता है, मतलब बातों से इसको लग जाता है बुरा और ये सोचता है कि भाई जब तुम ऐसा काम करिए दिया तो अब तुमको हम छोड़े का है, तुम तो आया हुआ यहाँ है ये है। तो जब यहाँ से प्रतियोगिता समाप्त हो जाता है और बमनी
फिर से झेलम पर नियंत्रण पाने में सफल हो जाता है 1 साल के लिए। हर 1 साल ये प्रतियोगिता का आयोजन होता था। अब जब ये लोग यहाँ से जा रहा होता है, अम्भिराज लोग यहाँ से जा रहा होता है वापस, सिंगत जो है इन लोगों को घेर लेता है, मतलब, और ये बात राजा को पता ही नहीं है, राजा बमनी को ये बात पता ही नहीं है। घेर लेता है कि भाई तुम लोग अपमान भरा बात किया, आज तुम लोग को यहीं पर उड़ा ही देते हैं। अनुसुईया जो है ये बात बोलती है कि भाई हम लोग जो है छोटा छोटा राज्य के फॉर्मेट में, उस समय तो राज्य भी नहीं था, जो भी था छोटा छोटा एरिया, सब उसको अपना देश बोलता था। तो अनुसुईया कहती है कि हम लोग ये छोटा छोटा चीज में लड़ रहे हैं आपस में, मर रहे हैं आपस में, कोई बमनी, आंधी और भी जो छोटा छोटा राजा है अपना आस पड़ोस से, अपना पड़ोसी से हमेशा युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, उसका चीज को छीनने का कोशिश कर रहा है। तो अनुसुईया कहती है कि हम लोगों का ये जो आपस में मतभेद है, लड़ाई है, ये किसी बड़े विदेशियों को जरूर निमंत्रण देगा कि भारत पर आकर के हम लोग राज करें। और आप लोग देख रहे हैं कि भारत एक लंबा समय तक गुलाम रहा है। क्लियर? तो हम लोग गुलाम ऐसे ही नहीं रहे हैं, हम लोगों के डीएनए में गुलाम होने का क्वालिटी है। जो आ रहा है आप ही को भारतीय वाला को गुलाम बना ले रहा है। क्यों? क्योंकि भाई गुलाम बनने लायक भी हम लोग हैं। क्लियर? इस तरह से क्यों? क्योंकि आपस में हम ही लोग को लड़ना है, आपस का अगल बगल से हम ही लोग को लड़ना है, और आज तक ये वाला चीज डीएनए हम लोगों के खून में है। हम लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे है? अपना पड़ोसी से। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा पड़ोसी ही हमारा सबसे पहले हितैषी होगा। कोई दुख के समय में हमारा पड़ोसी ही हमारा काम आएगा। हम लोग सब लोग ये बात भूल जाते हैं। वही चीज यहाँ पर हो रहा था। तो अनुसुईया ये बताती है, समझाती है कि भाई अगर हम लोग सब आपस में मिल जाएं तो हम लोग एक भारतवर्ष का निर्माण कर सकते हैं, और हम लोग मतलब एक बड़ा। और अनुसुईया इस बारे में बताती है कि जैसे ये हाथ का 5 उंगली है, 5 उंगली का ताकत उतना नहीं है जितना कि मुट्ठी बन जाने पर ताकत है। इस तरह का जो भी अपना बात होता है अनुसुईया समझाती है, लेकिन किसी को समझ में आता नहीं है। महाराज बमनी जो थे उसको अनुसुईया का बात बड़ा पसंद आ जाता है। क्लियर? तो फिर महाराज बमनी बोलते हैं कि भाई ऐसे अगर साथ का बात रहा तो कैसे हुआ जा सकता है साथ। ठीक है? तो बमनी अनुसुईया से विवाह प्रस्ताव रख देते हैं। क्लियर? कि भाई अगर ऐसा हो तो तुम पढ़ी लिखी बढ़िया राजनीति को समझने वाली महिला है, तो क्यों ना हम लोग विवाह कर लें। जब हम लोग विवाह कर लेंगे तो हम लोगों का ये वाला क्षेत्र दोनों एक आपसी रिलेशन में तब्दील हो जाएगा और हम लोग में दुश्मनी नहीं रहेगा। तो अनुसुईया जो है उस समय तैयार तो मतलब होती है, नहीं होती है, इतना गहराई से तो हम भी नहीं थे वहाँ, ठीक है, लेकिन शादी हो जाता है इन लोगों का। क्लियर? इतिहास में बहुत सारा किताब में आपको ये चीज पढ़ने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर बमनी जो है अनुसुईया से शादी कर लेता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि अम्भिराज को ऐसा लगता है कि भाई हम लोगों को यहाँ बुला करके और मेरी बहन से शादी करने का प्लान इन लोग को पहले ही से था। क्लियर? तो अम्भिराज को इस बारे में गुस्सा आ जाता है और अम्भिराज बोलता है कि आज से मेरा रिलेशन अनुसुईया से खत्म, और अब कभी भी ये रिलेशन जुड़ नहीं सकता है। और ऐसा बोल करके अम्भिराज वहां से चला जाता है अपना तक्षशिला वाला एरिया में। अब होता क्या है यहाँ पर कि अनुसुईया और बमनी का एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम था पोरस। इतिहास का सबसे ज्यादा अगर देखें तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा गुणवान, और भारत एक देश को जो अखंड भारत में तब्दील किया गया, ये राजा पोरस का ही कॉन्सेप्ट था। हालांकि राजा पोरस से पहले इसकी माँ जो है अनुसुईया, इनका ये कॉन्सेप्ट था। तो भारतवर्ष आज भी अनुसुईया को याद करता है भारतवर्ष का निर्माण करने के लिए। तो अब क्या होता है कि बमनी और अम्भिराज का पुत्र होता है पोरस। अब यहाँ पर भी बहुत सारा समस्या होता है। होता क्या है कि बमनी और अनुसुईया एक दिन प्लान बनाता है कि भाई क्यों ना हम लोग एक बार तक्षशिला घूम के आए।
अम्भिराज का गुस्सा शांत हो गया हो, क्लियर, और हम लोग को वो स्वीकार कर लेगा और फिर से हम लोग एक जैसा झेलम पर व्यापार ये सब कुछ करेंगे। तो क्योंकि जब दो देशों का व्यापार आपस में होता है तो वहां की जनता ज्यादा खुशहाल होती है। तो ये लोग जाता है, बमनी जो है अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ जाती है वहां तक्षशिला, ठीक है, ये राजा अम्भिराज का एरिया में। अब उसके बाद जब ये अम्भिराज के एरिया में जाती है, ये लोग दोनों जाता है, अपना सेना उना को भी कुछ लेके जाता है, लेकिन उतना सैनिक को लेके नहीं जाता है क्योंकि बीच में झेलम है, नाव से पूरा सैनिक को कैसे पार कराएगा, नहीं कराएगा। तो आम्भी सोचता है कि भाई चलो ठीक है, अच्छा मौका है, ये लोग भी हमको बुला करके मेरी बहन से शादी कर लिया था जबरदस्ती, आज जो है हम भी इन लोग को मजा चखाते हैं। ये बात सोच करके अम्भिराज भी अपने यहाँ आने का न्योता दे देता है, आने देता है। अब होता क्या है यहाँ पर कि बमनी जो है जब वहां जाता है तो जाने के बाद में पूरा बढ़िया से ये आओ भगत करता है, लेकिन इसके पहले अब इन सभी का कारण क्या था, तो एक विदेशी था जिसका नाम था डरायस, क्लियर। तो अब यहीं से आप इस चीज को समझिए कि हम लोग गुलाम सबका क्यों हो जाते हैं। तो एक डरायस नाम का आदमी जो था ये व्यापार करने के लिए आता है, कहाँ आता है, तब नहीं, ये आता है बमनी के क्षेत्र में, ठीक है, सबसे शुरू में आता है ये, क्लियर। उस समय अनुसुईया और बमनी का शादी भी नहीं होता है। व्यापार करने जब आता है तो देखता है कि भारत को सोने का चिड़िया वास्तव में क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने रहने उठने बैठने सब चीज के लिए जबरदस्त पर्याप्त संसाधन है। आप कहीं भी विदेश चले जाइए, भारत जैसा आपको कोई देश नहीं मिलेगा। कैसे, तो देखिए विदेशों में क्या है, 6 महीना 7 महीना पूरा विदेश बर्फ से ढका रहता है, क्लियर। भारत जो है वैसा नहीं है, भारत एक गर्म देश में आता है। भारत में जितना तरह का खाद्य सामग्री है उतना कहीं विदेश में आपको नहीं मिलेगा। क्लाइमेट का अगर बात करें तो बहुत ज्यादा, नदियों का बात करें तो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो भारत के विषय में ये कहा जाता है कि कदम कदम पे पानी बदले 4 कोस पे वानी, यानी कि हर कदम पे पानी बदल जाएगा। पूरा विदेश आप कहीं भी घूम लीजिए, आपको पानी का स्वाद हर जगह एक ही टाइप का लगभग मिलेगा। लेकिन भारत में ऐसा चीज नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा नदी है। आप ये सब जो खाना पीना खाते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रेड, ठीक है, तो ब्रेड कहाँ का शुरुआत किया गया चीज है, भारतीय नहीं है, विदेशी है। ब्रेड विदेशी है भाई, तो विदेशी चीज क्यों, मतलब ब्रेड का निर्माण कैसे हुआ, तो ये समझ लीजिए 6-6 महीना 8-8 महीना विदेश जो है पूरा बर्फ में ढका रहता है, क्लियर। तो भाई वहां पर गरम गरम रोटी बनाने से अच्छा है कि एक बार ब्रेड फैक्ट्री में बना करके रख दिया, उसी को सब खा रहा है। और एक बात आप जान लीजिए कि ये जो भारत की जो महिलाएं हैं अपने पुरुषों को 11 बजे 10 बजे रात में भी आता है भाई ड्यूटी करके, तो उसको रोटी बना के खिला देती है। ये गुण सिर्फ भारत में ही है, विदेशों में नहीं है। अपना हस्बैंड को गरम गरम रोटी बना के नहीं खिलाएगी, क्या बोलेगी, ब्रेड खा लो, ठीक है। तो इस तरह से भारत जो है वो बहुत जबरदस्त जगह है, बहुत अच्छा जगह है रहने के लिए। हम लोग का ये सौभाग्य है कि हम लोग भारत जैसा देश में पैदा हुए हैं, क्लियर। तो डरायस भी जब यहाँ पर व्यापार के लिए आया तो देखा कि भाई सच में भारत को सोने का चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बहुत जबरदस्त जगह है भारत, क्लियर। सो रहे हैं जी क्लास में, सो गई जी कहानी इतना मजेदार लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए जाग जाइए फटाफट। देखिए अब क्या है कि डरायस जब यहाँ पर व्यापार के लिए आया तो ये बमनी को बोला, इसी झेलम के रास्ते अपना नाव लेकर के आया और बमनी को बोला कि भाई हम थोड़ा व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन डरायस ये बात चाहता था कि वो भारत का पूरा, भारत तो उस समय नहीं था, ये चाहता है कि हम यहाँ पर अपना अधिकार धीरे धीरे ये जमाते चले। अब ये डरायस आया और बमनी से व्यापार का आज्ञा मांगा। बमनी जो है बोला कि ठीक है, जैसे सब व्यापारी व्यापार करता है व्यापार करो, लेकिन तुमको हम कुछ विशेष व्यवस्था यहाँ पर देने वाले नहीं है। तब तक
ये अनुसुईया जो है डरायस ये बात देख रहा था कि बमनी और आंधी में जबरदस्त टक्कर है। क्लियर। तो भाई उस समय शादी भी हुआ नहीं था बमनी का, लेकिन अब डरायस भी आता है व्यापार के लिए। वहीं दूसरी ओर अब डरायस के आने के बाद इन लोगों का विवाह हो जाता है। और अनुसुईया जो थी ये बहुत ही बुद्धि प्रतिभा की धनी थी। ये इसका सोच बहुत जबरदस्त था। आप समझ सकते हैं, जिस महिला का सोच उस जमाने में रहा हो, उस सदी में रहा हो कि भाई भारत एक देश होना चाहिए, वो महिला कैसी रही होगी, आप बस ये बात से कल्पना कर लीजिए। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि अनुसुईया कहती है बमनी को कि भाई किसी भी व्यापारी को हम लोगों को अधिक अधिकार अपने देश में नहीं देना चाहिए। क्लियर। तो भाई डरायस जो है अनुसुईया के इस बातों से काफी प्रभावित होता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा तो हम हिसाब एक दिन जरूर लगाएंगे। क्लियर। और फिर ये डरायस कुछ गलत सलत काम करता है, व्यापार करता है, जिससे ये बमनी इसको अपने देश से निकलने का आदेश दे देता है। और डरायस किताबों में आपको देखने को मिलेगा, डरायस और इसका एक मतलब चापलूसी करने वाला इसका एक सहयोगी था जो इसके साथ आया था जिसका नाम था मौसियस। ठीक है। तो डरायस और मौसियस अपना जहाज लेकर के वापस जा रहा होता है। बमनी चाहता तो इसको मार देता, लेकिन चूंकि ये व्यापारी था तो एक राजा का भी एक राजधर्म था, तो भाई मारा नहीं, वापस जाने को बोल दिया। कहाँ बोल दिया? फारस। ये कहाँ से आया था? फारस से आया था। क्लियर। लेकिन ये फारस नहीं जाता है, ये भी ढीठ आदमी था डरायस। ठीक है। ये फारस नहीं जाता है और कहाँ चला जाता है? आंधी के क्षेत्र में। ठीक है। वहां चला जाता है और आंधी से मिलता जुलता है और आंधी को बताता है कि भाई अगर आप हमको अपने यहाँ व्यापार करने का अनुमति दे देते हैं तो तक्षशिला को, आपके क्षेत्र को हम इतना विकसित कर देंगे, फारस से हम व्यापार करेंगे कि आप देखते रह जाइएगा। तो आंधी राज बोलता है चल ठीक है, कर ले भाई व्यापार। क्लियर। भारत का सब राजा इसी में बर्बाद हुआ। जैसे अंग्रेज भी यहाँ आया तो क्या बोला अंग्रेज कि हम यहाँ क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। क्लियर। और व्यापार करते करते भारत को पूरा गुलाम बना लिया और यहाँ का राजा मस्त सोया हुआ है। ठीक है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि भाई मेरे राज्य में क्या हो रहा है। क्लियर। क्योंकि भारत का राजा को अगर आप देखें तो वो विदेशी लोग जो है वो 10-10, 20-20 घंटा काम कर रहा है और भारत का राजा जो है 8 घंटा नाच देख रहा है। बात समझे? शराब पी रहा है। तो इस तरह का आदत था। हम लोग कैसे गुलाम बने? अंग्रेज आया, एक बार में थोड़ी गुलाम बना लिया। मात्र 20,000 सैनिकों को लेकर के भारत आया, 20,000 सैनिकों में हम लोग को गुलाम बना लिया। तो भाई हम लोग का क्वालिटी था ना गुलाम बनने का। क्लियर। ऐसे आप सोच रहे हैं 20,000 पूरा भारत को गुलाम बना लिया। आश्चर्य नहीं लगता है ये बात सुनकर? तो ये चीज हम लोगों का राजा शुरू से करते आ रहा था। डरायस आंधी का कमजोर नस पकड़ लिया कि भाई आंधी बमनी से शत्रुता तो रखता ही है, साथ में इसकी बहन का शादी इससे बमनी से हुआ है। अब डरायस बोलता है आंधी को कि बमनी आपका बहुत अपमान किया, ऐसे किया वैसे किया। ठीक है। आंधी को भड़काता है बमनी के बारे में। क्लियर। बमनी भी ये आंधी सोचता है कि सही बात बोल रहा है डरायस, यही तो मेरा शुभचिंतक है। अब जो है डरायस और आंधी मिल करके व्यापार करने लगता है फारस से, सीसा का व्यापार। ये जो सीसा का वस्तु होता था इसका व्यापार करना प्रारंभ कर देता है। अब बमनी अब दूसरे तरफ जा रहा है आंधी के पास अपना रिलेशन निभाने। क्लियर। और इतिहास में अगर देखा जाए तो बमनी स्ट्रॉन्ग राजा था, मजबूत राजा था, लेकिन ये कान का बड़ा कच्चा राजा था। मतलब इसको अगर बोल दिया जाए कि कौवा कान लेके उड़ गया तो ये कौवा को खोजेगा। मतलब उस टाइप का ही बलशाली। बल होना अलग बात है और बुद्धि और विवेक होना अलग बात है। क्लियर। तो ये बलशाली था लेकिन इसमें बुद्धि ज्यादा नहीं था, राजनीति करने में ये सक्षम नहीं था। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि ये समझ ही नहीं पाता है कि आंधी हमको किस लिए बुला रहा है। क्लियर। और हम किस लिए जा रहे हैं। तो ये चला जाता है आंधी के पास मित्रता का पैगाम लेकर। आंधी इसको कर लेता है वहां पर कैद। क्लियर।
और कैद कर लेता है, और अनुसुईया के गर्भ में राजा पोरस का जन्म होने वाला था। क्लियर? तो भाई अब आंधी बोलता है, अनुसुईया को अपने तरफ मिला लेता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे बात को नहीं मानेगी तो तुम सबको मार देंगे, और अगर तुम मेरे बात को मानेगी तो हम सिर्फ तुमको और तुम्हारा बेटा को छोड़ देंगे, बाकी बमनी को तो सिर्फ अपमान करके यहां से वापस भेज देंगे। क्लियर? अनुसुईया सोचती है, चूंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि अनुसुईया बुद्धि का बहुत तेज व्यक्ति है, तेज महिला है, ठीक है। तो अनुसुईया ये बात सोचती है कि ऐसे हम लोग सब लोग मर जाएंगे, और ऐसे कम से कम अपमान करके वापस भेज देगा तो कम से कम चलो ठीक है भाई, जिंदा रहेंगे तो राजपाट चलते रहेगा। अनुसुईया बोली ठीक है। तो पहले का जो राजा लोग होता था उसको सबसे ज्यादा प्रिय अपना मुकुट होता था और केस होता था। केस मतलब बाल। क्लियर? तो भरा सभा में जो है अब आंधी कहता है कि भाई अनुसुईया का जिस तरह से अपमान करके ये जबरदस्ती शादी किया था आंधी, आज अनुसुईया अपने गृह क्षेत्र में वापस आई है तो अनुसुईया भी बमनी से प्रतिशोध लेना चाहती है। पूरा में अनाउंस करा देता है। बमनी सोचता है पागल हो गई है क्या, ले आई बुला करके और अब यहाँ पे ऐसा ऐसा काम कर रही है भाई, तो चलो देखते हैं क्या बात है। अब आंधी अनुसुईया से बमनी को मिलने ही ना दे, बोले कि अब मिलेगी तो फिर तो मालूम चल जाएगा बात, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो भाई अब फिर इसका अपमान किया जाता है भरे दरबार में। क्या किया जाता है, ये आंधीराज जो है ये एक ठो कटार में विष लगा करके बोलता है कि भाई चलो तो इसका बाले छील दो, ठीक है, अपमान करो इसका, जैसे हम लोग को बुला के किया था। अब बमनी जो है सोचता है कि बड़ा फेरा है भाई, हम तो फंस गए, सैनिक भी उतना नहीं लाए हैं, अगर मान लेते हैं युद्ध होता है, मार धाड़ होता है तो ऐसे ही मार देगा, अब करें तो क्या करें। अनुसुईया सोचती है, चूंकि दिमाग का वो प्रबल महिला है, वो सोचती है चलो ठीक है, अपमान करके भी जाने दे रहा है जिंदा, तो इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो गलत जगह एंट्री कर ही लिए, गलत जगह आ ही गए हैं। अब अनुसुईया इसका बाल को छील देती है, लेकिन उसमें विष लगा हुआ था, बाल छीलते समय बहुत जगह कटेगा, जान रहा है आदमी, क्योंकि ये कुशल नाई तो है नहीं भाई, ठीक है। अब क्या होता है कि आंधी जो है मतलब वैसा विष लगा कटार दे देता है, कट जाता है माथा, ये बमनी बेहोश हो जाता है, मरने लगता है। अनुसुईया को पता चलता है कि भाई इसमें तो विष है, तो अनुसुईया एक छत्राणी थी, ठीक है, ये युद्ध कला में भी माहिर थी। तो अब ये क्या करती है अनुसुईया कि अपना भाई आंधी पर ही गर्दन पे तलवार लगा देती है और बोलती है कि हम लोग को जाने दो, मतलब पूरा फिल्मी दुनिया वाला खेला, ठीक है, हम लोग को जाने दो नहीं तो बस गर्दन उड़ा देंगे। क्लियर? तो अब भाई राजा का बात है, अब सब जाने देता है, जैसे तैसे ये लोग भाग उग करके आता है, लेकिन तब तक युद्ध वगैरह हो जाता है। ये जो शिवदत्त है इसका दिमाग पहले से ही बहुत कम है, बात समझे। शिवदत्त सोचता है कि भाई ये सब किसका चाल है, अनुसुईया का चाल है। क्लियर? और ये लोग भाग करके फिर वापस आ जाता है, लेकिन अब शिवदत्त सोचता है चूंकि ये अमात्य है अपने राज्य का, रिलेशन में बमनी का बड़ा भाई है, तो ये सोचता है कि भाई इस जैसा राजा आंधी जो हम लोगों का अपमान किया, इसके चलते मेरा महाराज बमनी मरते 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 बचा है। ये सब किसके वजह से हुआ, आंधीराज के वजह से हुआ और इसकी बहन, इसलिए अनुसुईया को अब क्या किया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि शिवदत्त दिमाग का कम आदमी है। क्लियर? तो अब ये लोग करता क्या है, अब ये जो है बमनी बेहोश है, होश उस आया नहीं है अभी इसको 10-15 दिन, 10-15-20 दिन, ठीक है, होश आया नहीं है, आयुर्वेदाचार्य लोग इलाज कर रहे हैं, तब तक ये जो शिवदत्त है ये अनुसुईया का गेम प्लान कर देता है कि इसका हत्या कर दिया जाए। और पेट में कौन है,
राजा पोरस, ठीक है। अब इसको दौड़ाता है मारने के लिए, ठीक है। ये बेचारी को समझ में आ जाता है बात, तो इसका एक बमनी का ही मतलब शिवदत्त के नीचे वाले पोस्ट पे एक था जो इतिहास में इसका नाम बड़ा फेमस है, जिसका नाम था रिपुदमन। रिपुदमन ये भी सेनापति ही था, लेकिन शिवदत्त से निचला पोस्ट पे था। तो रिपुदमन को ये सारा सच्चाई मालूम रहता है कि भाई, क्योंकि ये रिपुदमन अनुसुईया के साथ ही युद्ध करके महाराज को वापस लेकर आया था, और शिवदत्त वहां गया ही नहीं था। बात समझे क्यों? क्योंकि ये सेनापति है, अमात्य है, क्लियर। तो ये अपना राज्य देख रहा है, राज्य का सीमा देख रहा है, बॉर्डर एरिया देख रहा है। रिपुदमन गया हुआ था, तो रिपुदमन अनुसुईया के साथ युद्ध करके बमनी को वापस बचा के ले आता है। लेकिन अब रिपुदमन को ये बात समझ में आ जाता है कि भाई अनुसुईया को ये मारने वाला है। तो रिपुदमन सोचता है कि अगर बमनी बच गया तो फिर ये बात बताएंगे कि भाई ये भाई बहन का चाल नहीं था, महारानी ही आपको बचा के लाई है। लेकिन पहले महाराज जिंदा तो होए। अब यहाँ शिवदत्त जो है तलवार लेके ढूंढ रहा है अनुसुईया को कि भाई अबरी उड़ा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, हमेशा के लिए ये आंधी राज और बमनी वाला दुश्मनी को खत्म किया जाए। अभी भागते भागते रिपुदमन इसको बचाता है, क्लियर। रिपुदमन जो है इसको बचाता है अनुसुईया को, और इसके लिए खुद इन लोगों से युद्ध करता है, जैसे फिल्म में कैसे होता है। लेकिन अब ये डरायस जो है ये यहाँ आंधी को बोल देता है फिर से कि भाई आपकी बहन तो बड़ा छल कर गई आपके साथ, ठीक है। तो डरायस वहां से निकल करके ये सब तमाशा देखने के लिए, क्योंकि विदेशी है ना भाई, आपका घर में आग लगेगा तो वो खूब मजा लेगा। अब मान लीजिए सपोज करिए आज भारतीय को ही किसी को चाइना का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो भारत वाला चाइना जाके क्या करेगा? चाइना का विकास थोड़ी करेगा। भारत वाला सोचेगा कि चलो ठीक है, वहां से लूट करके कहां ले आओ, भारत में ले आओ। लेकिन कुछ हद तक भारतीयों का ब्लड आप इस तरह भी नहीं कह सकते, क्लियर। क्यों? क्योंकि भारतीय देखिए जैसा भी है ना, जिस देश में भी रहेगा वहां का खाएगा पिएगा और वहां का ही होके रह जाएगा, क्योंकि भारतीय का एक डीएनए अलग टाइप का है डीएनए। लेकिन विदेशियों में ऐसी बात नहीं है। उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, अभी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना है? ऋषि सुनक। कहाँ का है? भारतीय मूल का। वो इंग्लैंड के लिए जिएगा मर जाएगा, लेकिन भारतीयों के हित में कभी कोई कार्य नहीं करेगा, क्लियर। लेकिन विदेशी में ऐसा बात नहीं है। विदेशी अगर मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा, तुरंत बेच के खा जाएगा, ठीक है। क्योंकि भारत का डीएनए पूरे विश्व के डीएनए से वास्तव में अलग है। भारत में जितना अपना माँ बाप भाई बहन के लिए इमोशंस है, उतना विदेशों में है क्या? नहीं है। आप उतना तो छोड़ दीजिए, भारत का इमोशन का बात अगर आपको करना है तो सिर्फ इतना समझ लीजिए, समझाने के लिए बस बता रहे हैं कि भारत में जो गर्लफ्रेंड भी होती है ना, इसको भी अगर कोई दूसरा लड़का देख लेता है तो खून का नदी बह जाता है। बात समझे? भारत का बात कर रहे हैं, क्लियर। तो माँ बाप भाई बहन इस सब का तो सम्मान गजब का है, क्लियर। इतना इमोशन विदेशों में नहीं है। विदेश में क्या है? विदेश में कहता है शादी का जो विवाह का जो बंधन है, विदेशों में उसको कहता है लाइफ पार्टनर। भारत में यह लाइफ पार्टनर नहीं कहा जाता है, भारत में अर्धांगिनी कहा जाता है, क्लियर। दैट मीन्स आधा अंग ही है भाई तुम, ठीक है, तुम्हारे बिना अब जीवने नहीं है। तो भारत में जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध वैवाहिक संबंधों के माध्यम से सालों साल चलता है, वो विदेशों में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो भारत का जो डीएनए है वो सच में लाजवाब है। तो अब यहाँ पर क्या है देखिए, अनुसुईया जो है अब इसको बचा लेता है कौन? रिपुदमन, और शिवदत्त के हाथ ही लग जाती है अनुसुईया, ठीक है, लग जाती है। लेकिन शिवदत्त है भाई, अब एक महिला पे, सेनापति हो के महिला पे तलवार मारेगा? नहीं मारेगा, ठीक है। अब करता क्या है, अनुसुईया का देह में पत्थर बांध के इसको झेलम में फेंक देता है। कहे कि भाई ये सेनापति है, महिला पे कैसे तलवार उठाएगा? अब नीति शास्त्र भी तो कुछ चीज है ना, मतलब अपना आप जैसे मान लीजिए अब जो नियम है कि भाई युद्ध में नहीं करना है ये काम, तो कैसे करिएगा? लेकिन फिर भी आपको अपना राज्य को सकुशल रखना है। शिवदत्त के दिमाग में यही बात है कि अनुसुईया के वजह से सारा कुछ हुआ, तो अनुसुईया का देह में पत्थर बांध के झेलम में फेंक देता है। अब क्या है, रिपुदमन जो है
झेलम से इन लोगों को निकाल लेता है, बचा लेता है, ठीक है। लेकिन अब बात है कि रिपुदमन अब क्या हो चुका है, बागी हो चुका है, क्लियर। ये अब सैनिक नहीं रहा बल्कि अब ये बागी हो चुका, राज्य के विरोध में विद्रोह कर दिया। इसके नजर में, किसके नजर में, शिवदत्त के नजर में। तो भाई अब इसको खोज रहा है कि रिपुदमन कहाँ है, सेना का सबसे बड़ा प्रमुख कहाँ है, भाई उसको पकड़ के लाओ। रिपुदमन अब अपना जान बचाने के लिए भागता है और यहाँ से झेलम आप भी सोइएगा क्लास में, क्या बात है जी, आप सब सो रहे हैं क्लास में, ये भी नींद मार रही है। चलिए ठीक, रिपुद आंख धो के आना है। रिपुदमन जो है अब ये इसको लेकर के फिर भागता है नदी के ही रास्ते से, झेलम के रास्ते से। रास्ते में इसको दस्यु लोग मिलता है। कौन, आप पढ़े होंगे इतिहास में, दस्यु। दस्यु कौन था, तो उस समय का दस्यु प्रजाति जो था ये लुटेरा लोग था, क्लियर। ये लोग अमीरों से धन लूट कर अपना जीवन यापन किया करता था। एक डाकू प्रकृति का लोग था जो जहाजों को लूटता था, राजाओं को लूटता था। तो दस्यु लोग मिल जाता है और दस्यु आक्रमण कर देता है उस जहाज पर। जहाज पर आक्रमण करता है तो रिपुदमन भी उसी नौका में कैसे सवार था, छिप उप करके अपना पत्नी बच्चा इस सबको ले करके। क्यों, क्योंकि भाई ये स्वामी भक्त व्यक्ति था, अपना राजा का होने वाला जो पुत्र था उसका ये जीवन को बचा रहा था। और पहले का राजा रजवाड़ा का जो पुत्र होने वाला होता था उसके बारे में ज्योतिषाचार्य लोग, बड़े बड़े ये क्या बोले, साधु संत महात्मा लोग उसके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी किया करते थे, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि भाई भविष्यवाणी ये सब झूठ होता है, लेकिन आज के समय में हम भी ये बात मानते हैं कि झूठ होता है। लेकिन आप ऐसा समझिए कि आज नासा जो काम कर रहा है, नासा, ठीक है, अमेरिका जो अपना रॉकेट भेज करके चांद पे पता लगाता है कि चांद पे क्या है, क्लियर, मौसम पता करता है कि आज बारिश होगा कि नहीं, वो तो भारत में 10 रुपया का कैलेंडर में लिख देता है जी कि फलाना दिन बारिश होगा। बात समझे, तो कुछ तो गणना होता है, कुछ चीज इस टाइप का होता है। तो जब पोरस भी होने वाला रहता है तो बमनी का जो राज्य में महापुरुष लोग थे वो लोग इस बात का भविष्यवाणी किए थे कि ये बालक बड़ा होकर के बहुत बड़ा राजा बनेगा, क्लियर, और भारत का नाम करेगा। भारत का नहीं, मतलब अपने देश का नाम करेगा। उस समय तो किसी को पता ही नहीं था कि भारत क्या है, क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि पोरस को बचाने के लिए रिपुदमन अपना परिवार के साथ भाग जाता है। दस्यु आक्रमण कर देता है जहाज में। अब रिपुदमन सोचता है कि अगर हम जहाज में मारे गए तो फिर आने वाला जो भविष्य है राजा पोरस का, ठीक है, इसका नाम रखा गया था बमनी के हिसाब से। मतलब पहले का लोग ऐसे बता देता था कि भाई लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाली है, क्लियर। पहले भारत में बहुत अधिक विद्वता था, क्लियर। तो भाई जो भी रहा हो बात, इसके जन्म के पहले ही इसका नाम रखा जा चुका था, ये पोरस का नाम पुरुषोत्तम रखा गया था, क्लियर। पुरुषों में उत्तम, दैट इज पुरुषोत्तम। पोरस शॉर्ट में बाद में बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो रिपुदमन था भाई सैन्य का प्रशिक्षण लिया हुआ मुख्य सेनापति था। तो ये भी दस्यु के तरफ से वापस पौरव सेना के साथ ही लड़ लेता है युद्ध में। और दस्यु का जो राजा लोग था, मतलब लुटेरा का जो गैंग था, उसका राजा था, उसका ये जान बचा देता है रिपुदमन। तो भाई प्रार्थना करता है बाद में रिपुदमन इससे कि हम लोग अपने साथ ले चलो। पौरव सैनिक, ये जो राष्ट्र है बमनी का, ये जो बमनी का राष्ट्र है इसका नाम है पौरव, ठीक है। पौरव सैनिक लोग हम लोग को मारना चाहता है तो अपने साथ ले चलो। अब भाई आप किसी का जान बचाइएगा तो आपको तो अपने साथ ले ही ना जाएगा, तो लेके चला गया पूरा परिवार को, रिपुदमन को। और ये जो महारानी है ये अब अभी फिलहाल रिपुदमन के साथ नहीं है, बल्कि ये बिछड़ जाती है। पोरस का जन्म हो चुका है, क्लियर, पोरस का जन्म हो चुका है और ये बच्चा को रिपुदमन
अपने साथ रखे हुए हैं, और ये महारानी इधर उधर युद्ध में, जैसे जहाज में युद्ध हो रहा है तो फिर बेचारी झेलम में गिर जाती है, ठीक है। और झेलम में गिरने के बाद फिर ये कहाँ पहुंच जाती है, अपना राज्य पौरव राष्ट्र, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई गंभीर चोट लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, तो ये पौरव राष्ट्र पहुंच जाती है, और ये जो पोरस है इसका पालन पोषण कौन कर रहा है, रिपुदमन और इसकी पत्नी, क्लियर। और रिपुदमन का भी एक पुत्र है जिसका नाम है हस्ती, ठीक है, हस्ती, जो कि आगे चल करके जब ये पोरस राजा बनता है तो हस्ती इसका सेनापति बनता है, ठीक है। तो अब इसका पालन पोषण कर रहा है रिपुदमन। अब यहाँ पर होता क्या है कि भाई रिपुदमन अपना पुत्र को जितना नहीं मानता है उससे ज्यादा राजा पोरस को मान रहा है। काहे मान रहा है, काहे कि ये जान रहा है कि ये राजा का बेटा है, और ये रिपुदमन स्वामी भक्त व्यक्ति है, इसको किसी भी हाल में अपना राजा का सुरक्षा करना है, ठीक है। तो अब दस्यु लोग, पोरस भी अपना दस्यु वाला कला सारा सीख लेता है, लूटपाट कैसे करना है, अपना जीवन यापन कैसे जीना है, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। अब धीरे धीरे समय फिर बदलता है और पोरस अब लूटपाट करने के लिए कहाँ आना चाहता है, पौरव राष्ट्र में, क्लियर। लेकिन डीएनए बड़ा चीज होता है। डीएनए कैसे बड़ा चीज होता है, तो आप देखिए कि एक बच्चा जो है वो अपने माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, ठीक है, लेकिन उसका शकल कैसा रहेगा, पिता के जैसा भी हो सकता है, माँ के जैसा भी हो सकता है, दादा लोग के जैसा भी हो सकता है, क्लियर। तो मतलब किसी न किसी पीढ़ी का शकल उसको मिलता है, यही डीएनए है, क्लियर। अब पोरस यहाँ पर आ जाता है लूटपाट करने के लिए, मतलब कि भाई यहाँ से ले चलेंगे। पोरस दस्युओं का कोई ठिकाना नहीं होता है, ये लोग बंजारा लोग के जैसा जीवन जीता है, कभी आज यहाँ कल वहाँ परसों यहाँ। और ये पौरव राष्ट्र का ये दस्यु कौन है, दुश्मन है, क्लियर। अब यहाँ डरायस जो है अब तब तक इधर इतना कांड जो हुआ, अब हम लोग दूसरे तरफ चलते हैं। डरायस जो है अब आंधी के साथ क्या करता है, छोड़ देता है। अब यहाँ राजा बमनी को होश आ जाता है। होश आने के बाद अब बहुत साल बीत चुका है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बीत चुका है। पोरस भी सोचिए दस्यु के जैसा लूटपाट करने लगा है, तो समय बदल चुका है। डरायस आता है बमनी के पास और बोलता है कि महाराज आपका जो अपमान ये अभी किया वो बड़ा गलत कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ ये अंग्रेज कैसे क्रॉस कनेक्शन हम लोग के साथ किया, उधर भी लड़ा इधर भी लड़ा, आपस में सभी राज्यों को लड़वाया। बमनी को बोलता है महाराज बड़ा गलत हो गया आपके साथ, क्यों ना हम लोग मिलकर व्यापार करें और पूरी तरह से इस तक्षशिला को बर्बाद कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा एरिया इधर है ना, क्लियर। तो डरायस इधर आना चाहता है, बमनी बोला जो करना है करो यार, ठीक है, जाओ जो करना है करो। डरायस फिर व्यापार करते करते फारस का सबसे बड़ा साम्राज्य का शासक बन जाता है। ये देखिए विदेशी क्वालिटी, ठीक है। पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा कोई साम्राज्य था तो वो कौन था, फारस। और ये फारस का एक छोटा सा डरायस व्यापारी था, ठीक है, व्यापारी था। और ये व्यापार करते करते फारस का सबसे बड़ा राजा बन जाता है, ठीक है, क्योंकि माने इसका चापलूसी बहुत जबरदस्त है, कूटनीतिज्ञ बहुत जबरदस्त है डरायस। सबसे बड़ा राजा, शहंशाह, उस समय का राजा को बोलते थे शहंशाह, तो ये शहंशाह बन जाता है फारस का। यही जो हम लोग इतना पढ़े पोरस के बारे में, वही दूसरे तरफ, ठीक है, वही दूसरे तरफ सिकंदर का जन्म हो चुका है, क्लियर। मतलब पोरस और सिकंदर के बारे में अगर देखा जाए तो ये लोग दोनों एज में भी लगभग इक्विवेलेंट है, ठीक है। जितना साल का पोरस है यहाँ उतना ही उम्र लगभग सिकंदर का भी है, क्लियर। सिकंदर का भी जन्म हो चुका है। सिकंदर के जो पिता थे, दोनों को कहानी को थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर अलग अलग पढ़ाएंगे तो बात समझ में आएगा। सिकंदर का जो पिता था फिलिप, वो भी कबीलाई जिंदगी जीता था, भारत में राजा होता था और वहां पर कबीले का प्रमुख, कबीले का सरदार, ठीक है। तो फिलिप जैसे युद्ध किया, युद्ध करने के बाद वहां पर कहीं कहीं राजा लोग को हरा दिया,
वहां की जो महिला सुंदर लगी उससे विवाह कर लिया। इस तरह का प्रथा, अभी कबीलाई प्रथा वहां चल रहा था विदेशों में। तो फिलिप भी एक जगह आक्रमण करता है, वहां उस राजा को हरा देता है और उसकी जो बेटी थी जिसका नाम था ओलंपिया, उससे शादी कर लेता है। क्लियर? ओलंपिया इस बात से बड़ा दुखी होती है, बड़ा दुखी रहती है कि भाई फिलिप जैसा एक कबीलाई लुटेरा के साथ हमको, क्लियर, आना पड़ा। फिल्मों में ना हम लोग देखते हैं कि भाई फिलिप है तो बड़ा सुंदर बनाएगा फिलिप को, लेकिन ये लोग बदसूरत भी है। इतना बार युद्ध कर रहा है तो मान लीजिए आंख फूट गया है, कहीं देह खराब है, चोट लग गया है, हाथ कटल है, इस टाइप का कुछ मान लीजिए है, तो ऐसा लोगों के साथ कोई लड़की शादी करना चाहेगी? नहीं चाहेगी। तो ओलंपिया अपने आप को जिंदगी भर यही समझती थी कि हम युद्ध का एक जीता हुआ सामग्री है फिलिप के पास। ठीक है? फिलिप अब चूंकि जीत कर लाया है इसको, तो इसके साथ भी दुर्व्यवहार किया करता था और अब इसका पुत्र जन्म लेने वाला है। वहीं दूसरे तरफ इसका पुत्र जन्म लेने वाला है, भारत को भी छोड़ दीजिए, दूसरे तरफ अभी पढ़ा जाए हम लोग। ठीक है? दूसरे तरफ पढ़ा जाए विदेश का बात कि भाई ओलंपिया जो है, ओलंपिया इसको जीत करके लाया है कौन? इसको जीत के कौन लाया है? फिलिप। फिलिप। और अब फिलिप का पहले से और भी पत्नियां हैं। ठीक है? क्योंकि भाई जहां युद्ध करता है, जो महिला सुंदर लगी, एगो को नहीं 10-20 को जीत के लाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? काहे कि भाई लुटेरा है, कबीलाई लुटेरा। ठीक है? अब फिलिप ओलंपिया को भी जीत कर लाया। अब ओलंपिया अपने आप को सोचती है कि भाई हम तो बस युद्ध में एक जीता हुआ सामग्री है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ओलंपिया फिलिप को ज्यादा वैल्यू नहीं देती। ठीक है? कि पति नहीं मानती है। ठीक है? और वो भी विदेश का बात है, तो विदेश में पति पत्नी का रिलेशन शुरू से बड़ा गंभीर रहा है। क्लियर? तो यहां पर क्या है कि अब ओलंपिया जो है जीसस को मानना शुरू कर देती है। ठीक है? जिसका नाम था जियूस। उस समय जीसस भी अपने प्रादुर्भाव में आए नहीं थे, जियूस। ठीक है? विदेशों में जियूस एक देवता होते थे। विदेश में जियूस एक देवता है, जहां की वहां का बहुत सारा धर्मावलंबी लोग जियूस का पूजा किया करता है। जियूस धर्म है, पारसी जैसा धर्म है। ठीक है? तो ओलंपिया जो है जियूस का पूजा किया करती थी और ओलंपिया का भी एक पुत्र या पुत्री होने वाला है भैया, लेकिन ये संतान फिलिप का है। इतिहास में आप पढ़ेंगे कि सिकंदर का पिता का नाम फिलिप है, लेकिन ओलंपिया कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं की है, किसी भी किताब में ये बात को स्वीकार नहीं की है कि इसका पुत्र पिता जो है वो फिलिप ही है। ठीक है? ओलंपिया के बारे में कहा जाता है कि शायद दिमाग से थोड़ा सा, मतलब क्या बोले, अब किसी का इतना शोषण करिएगा तो दिमाग से थोड़ा सा ढीला हो जाना या कम हो जाना, ढीला नहीं बोलेंगे, मतलब थोड़ा दिमागी संतुलन सही नहीं रखना तो चल सकता है। ठीक है? इतना हो ही जाएगा किसी के साथ। तो ओलंपिया जो है अब ये बोलती है कि सिकंदर जो है वो किसका पुत्र है? जियूस का पुत्र है। ठीक है? और ये ओलंपिया जो है, मतलब सिकंदर का शुरू से ही पालन पोषण इतना जबरदस्त देती है, मतलब एक लड़ाका के जैसा इसको जीवन देती है कि भाई तुम कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, तुम किसका पुत्र है? जियूस का पुत्र है, तो कम से कम तुमको विश्व विजेता तो बनना ही है। और माँ जो है ओलंपिया अपने पुत्र को शुरू से इस बात का ट्रेनिंग दे रही है। फिलिप का बेटा है भाई, तो राजकुमार भी है एक तरह से वहां के लिए। ठीक है? अब लेकिन फिलिप का और भी संतान है, लेकिन उन सभी में सबसे ज्यादा योग्य अब कौन है? सिकंदर। तो एक तरफ सिकंदर अब विश्व विजेता बनने के लिए अपना प्रैक्टिस जारी रखा हुआ है, और दूसरे तरफ यहाँ पोरस को पता ही नहीं है कि यही पोरस, मेरे इस पोरस के साथ किसका युद्ध होने वाला है? सिकंदर का आने वाले समय। क्लियर? तो अब होता क्या है कि जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि
पहले का लोग भविष्यवाणी करता था। जैसे अभी भी आप देखेंगे नास्त्रेदम ये सब का भविष्यवाणी की दुनिया कब नष्ट हो जाएगा ये सब करता है ना भाई, उसी टाइप का भविष्यवाणी उस समय विदेश में यहाँ पर ओलंपिया की एक शागिर्द थी ये कि सिकंदर के बारे में कि भाई ठीक है अगर ये इस तरफ वाला एरिया को जीतेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के तरफ अगर ये जाएगा तो फिर ये जिंदा वापस बच के नहीं आएगा। क्यों? इस तरह का भविष्यवाणी करने का दो कारण हो सकता है, क्योंकि भारत का राजा लोग शुरू से बलशाली है, भारत के पास पैसा बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत को सोने का चिड़िया कहा जा रहा है। भारत में आशीर्वाद अगर कोई किसी को दे रहा है तो क्या बोल रहा है, दूधो नहाओ पूतो फलो, यानी दूध से नहाया जा रहा है भारत में। पशुओं सब पहले का लोग पशु पाल रहा है, गाय पाल रहा है, ठीक है। विदेशों में दूध का जो खपत है दूध उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन भारत में होता है। भारत का संस्कृति अलग है, लेकिन कोई भी बात रहा हो, लेकिन यहाँ भविष्यवाणी हो चुका है। ये भविष्यवाणी सिर्फ किसको पता है, ओलंपिया को, कि भाई इसको भारत वाला एरिया में अब जाने नहीं देना है, ठीक है। अब ओलंपिया इस बात से डरी रहती है कि भाई अब सिकंदर को कैसे समझाया जाए। आप 10 साल 12 साल तक सिकंदर को ये समझाए हैं सिर्फ कि भाई तुमको भारत जीतना है, विश्व विजेता बनना है, और अचानक से अब आप समझा रहे हैं कि अब भारत नहीं जाना है। तो भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर सिकंदर को कि भाई काहे नहीं जाएंगे, और सिकंदर जिस युद्ध में जा रहा है उसको जीत ले रहा है 10 साल 12 साल का उम्र में। बात समझ रहे हैं? अभी हम लोग के यहाँ 10 साल 12 साल का बच्चा क्या करता है, गोली भी खेलने ठीक से नहीं आता है, रोड पार करने में डरता है, और सिकंदर यहाँ विश्व विजेता बनने जा रहा है। तो भाई पहले का आदमी में आज के आदमी के समय में मुकाबले बहुत ज्यादा प्रतिभा है। बात समझ रहे हैं? तो सिकंदर अपना दूसरे तरफ प्रैक्टिस जारी रखा है। अब यहाँ पर पोरस के पास फिर से हम लोग आते हैं। अब यहाँ पोरस जो है ये चाहता है कि भाई हम अपना लूटपाट करके अपना दस्यु लोग को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएं, लेकिन आखिरकार है तो ये एक राजा का रक्त, क्लियर, ये एक राजा का खून है। तो भाई डीएनए बहुत बड़ा चीज है, हम बार बार कहते हैं डीएनए बहुत बड़ा चीज है, क्लियर। आप ज्यादातर देखे होंगे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, ठीक है, खेतीहर मजदूर का बेटा ज्यादातर मजदूर बनता है। काहे भाई? परवरिश उस तरह से हो रहा है उसका, शुरू से वो अपने घरों में देख रहा है कि इस टाइप का चीज है। बात समझे? तो ये सारा चीज है। तो भाई पोरस अब लूटपाट करके अपना दस्यु लोक का जीवन निर्वाह करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन जब ये यहाँ आता है, फिर से जब ये झेलम क्रॉस करके आता है यहाँ पौरव राष्ट्र में, तो देखता है कि भाई यहाँ से बहुत सारा लोगों को जहाज में बंदी बना करके सप्लाई किया जा रहा है। कहाँ कहाँ? फारस। और कर कौन रहा है? डरायस। और किसके सहयोग से? शिवदत्त के सहयोग से, ठीक है। डरायस ये बात का दिलासा दे रहा है यहाँ पर पौरव राष्ट्र में कि भाई ये लोग को हम वहां ले जाएंगे तो अच्छा से काम देंगे, जैसे आज भी विदेश में लोग जाता है ना कमाने खाने, उसी टाइप से ले जा रहा है। ये लोग जाना नहीं चाहता है, लेकिन भाई जाना मजबूरी है, जाना पड़ेगा। ये सब बात लेकिन इसको बमनी को मालूम नहीं है। बमनी कितना भी दिमाग का कमजोर है, लेकिन ये अपना राष्ट्र के लिए बहुत मजबूत राजा है, अपना राष्ट्र को कभी ये हानि होता हुआ नहीं देख सकेगा। लेकिन अब यहाँ क्या है कि ये जैसे ही देखता है ये पोरस कि भाई आदमी लोग को बंदी बना के ले जाया जा रहा है, तो भाई राजा का खून है, थोड़ा सा उबाल उठा, और उसके बाद फिर ये उन लोगों को बचाता है। और बचाने के बाद कहाँ ले आता है? दस्यु लोक में, क्लियर। अब दस्यु लोक में ले आता है तो यहाँ का भी जो दस्यु लुटेरा राजा लोग है उससे इसका जबरदस्त संघर्ष होता है कि भाई तुम इसको यहाँ काहे लाया, क्लियर। हम लोग का तो एक ऐसे ही खाने पीने के लिए दिक्कत है, तुम लाया काहे के लिए इसको? पोरस बोलता है कि भाई सब तो आदमी है, क्लियर, तो भाई इसको भी जीने खाने दिया जाए। लास्ट में फिर पोरस और दस्यु लोक में टकराव होता है,
क्लियर। दस्यु की जो राजा है, दस्यु का जो राजा है, उस राजा की जो पुत्री है जिसका नाम है लाची। क्लियर, जिसका नाम है लाची। ये लाची से फिर बाद में पोरस विवाह भी करता है। क्लियर, लेकिन अभी ये सब ऐसा विवाह होने का बात नहीं है। अभी ये पोरस कहाँ है? पौरव राष्ट्र। फिर धीरे धीरे जब पौरव राष्ट्र की बातों को समझता है तो राजा पोरस के मन में एक विचार आता है कि इस राष्ट्र का जो राजा है वो बड़ा बेकार है। बात समझे? बहुत ही बेकार आदमी है, इसको राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो अब ये पोरस बमनी के राज्य में यानी पौरव राष्ट्र में राजनीति में आ जाता है, राजनीति में। क्लियर। और आने के बाद अब ये यहाँ पर लुटेरा तो है ही, युद्ध कला में माहिर है ही, क्योंकि दस्यु भी युद्ध कला में पूरा माहिर होता था। ठीक है, दस्यु को आज के समय में समुद्री लुटेरा कह सकते हैं। ठीक है, जो कि सोमालिया उमालिया तरफ आज भी दस्यु प्रजाति बड़ा एक्टिव है, बड़ा बड़ा जहाज लूट लेता है। ठीक है, तो दस्यु युद्ध कला में बहुत माहिर होते थे। अब ये पोरस यहाँ आ जाता है पौरव राष्ट्र में, और आने के बाद अब यहाँ के राजनीति के मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। लेकिन मुख्य धारा से जुड़ेगा कैसे? रहन सहन सब चीज अलग अलग है। तो फिर ये धीरे धीरे अपना एक गैंग डेवलप करता है। ठीक है, धीरे धीरे अपना एक गैंग डेवलप करता है। और मतलब जैसे फिल्मों में कैसे दिखाया जाता है उस हिसाब से इसकी माँ जो है वो कहाँ है? पौरव राष्ट्र में ही है। पागल का वेशभूषा में अपना जीवन यापन जी रही है, जीवन यापन कर रही है। अब ये जो पोरस है इसको इसकी माँ मिल जाती है। ठीक है, इसकी माँ मिल जाती है। रिपुदमन कभी भी ये बात नहीं चाहता है कि भाई पोरस जो है वो पौरव राष्ट्र जाए। क्लियर, कभी नहीं चाहता है। इसलिए कि रिपुदमन चाहता है कि भाई हम इसको खूब बलशाली बना दे, उसके बाद इसको हम अपने हिसाब से भेजें वहां। लेकिन अब यहाँ दस्यु लोग का जो राजा रानी है, ये लोग अब आदेश दे देता है कि भाई तुम जाओ, भोजन लेके आओ, लूटपाट करके धन लाओ, क्योंकि तुम अब मेरा हिस्सा है। दस्यु लोग को भी मालूम नहीं है कि रिपुदमन जो है वो पौरव सेना का सेनापति था, क्योंकि दस्यु और रिपुदमन में तो 36 का आंकड़ा फिर हो जाता। क्लियर, क्योंकि भाई दस्यु का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पौरव राष्ट्र। ठीक है, यानी डाकू का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पुलिस ही है ना जी। तो पौरव राष्ट्र। अब ये पहुंच जाता है यहाँ। कौन पहुंच जाता है? पोरस। रिपुदमन भी पीछे पीछे आ जाता है कि भाई राजा का पुत्र है, हम अकेले कैसे छोड़ेंगे। ठीक है, रिपुदमन भी आ जाता है। तो शायद संजोग, ठीक है, कि भविष्य के गर्त में क्या छुपा है किसी को पता तो होता नहीं है। रिपुदमन को मिल जाती है कौन? महारानी अनुसुईया एक पागल के वेश में देखता है, तो अब वहां से ही इसको अपने साथ रखने लगता है, वेश बदल कर रहने लगता है। क्लियर। अब यहाँ क्या है? राजा पोरस को ये बात ये रिपुदमन डिस्क्लोज कर देता है, बता देता है कि भाई यही तुम्हारी माँ है। ठीक है, सो हम लोग तुम्हारा असली माँ बाप नहीं है, तुम राजा के पुत्र हो। ठीक है, तो राजा पोरस और थोड़ा मतलब ये सब पूरा कहानी सुन करके अपना बाप पे, बमनी पे और क्रोधित है कि भाई हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। बच्चा सबका अपमान सह सकता है लेकिन अपनी माँ का अपमान नहीं सह सकता है। ठीक है, तो अब ये जो है पोरस के अंदर और ज्यादा खून उबाल मार रहा है कि बमनी हमको मिले कैसे हूँ। फिर इसको बताते हैं। तब तक बमनी अपना दूसरा शादी ब्याह करके निश्चिंत है। ठीक है, अब दूसरा शादी कैसे इसका होता है? अब देखिए, फिर से आ जाइए कहाँ? शिवदत्त के पास। शिवदत्त रिपुदमन को ढूंढने के लिए सैनिक का एक दल भेजता है। रिपुदमन से उसका टकराव होता है। रिपुदमन चूंकि बलशाली सेनापति है, मार उड़ के उड़ा देता है। ठीक है, अब उसकी पत्नी रोते रोते आती है किसके पास? शिवदत्त के पास कि भाई मेरा तो सब कुछ लूट गया। तो अब लूट गया तो भाई अब तुम हमको रखो। शिवदत्त सोचता है कि पागल बमनी, शिवदत्त के नजर में ये बमनी जो है राजा था, बड़ा छोटा भाई भी है, लेकिन शिवदत्त सोचता है इसको बुद्धि शिवदत्त सोचता है कि हम क्यों ना इस महिला से बमनी का शादी करवा दें, जिससे कि ये महिला मेरे अंडर कंट्रोल में रहे और महल का सारा बात हमको मालूम रहे। हम आमात्य ही हैं तो क्या हुआ,
राजा टाइप का हम जिएंगे, ठीक है। ये जो है शिवदत्त बमनी को धोखा नहीं दे रहा है, बल्कि अपना महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाह रहा है। अब यहाँ बमनी का शादी उससे करा देता है, उससे एक पुत्र उत्पन्न हो जाता है। अब अगला राजा वो है, लेकिन वो पुत्र उतना बलशाली नहीं है जितना कि पोरस। अब डरायस का अनुसुईया पागल टाइप का है भाई, पागल टाइप का जानबूझ के बनी हुई है अपना जीवन जीने के लिए, ठीक है। ये चाह रही है कि हम किसी भी तरह से राजा से एक बार मिल लें, लेकिन अब पहरा इतना जबरदस्त है, राजा से कहाँ मिलेगी, ठीक है। शिवदत्त का सारा खेल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डरायस का सारा योजना के बारे में ये अनुसुईया को पता चल जाता है। ये सब नौटंकी किसका किया धराया है? डरायस का। और भाई ये डरायस भारत को लूट रहा है। पोरस को बताती है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारे जन्म में भविष्यवाणी हुआ था कि तुम बहुत बड़ा राजा बनेगा, ऐसा ऐसा बात है। पूरा जो हम आपको कहानी बता चुके हैं वो सारा कहानी बताती है पोरस को। अब पोरस सबको छोड़ के किसको ढूंढ रहा है? डरायस को, कि थोड़ा मिल जाए हमको कहीं अकेले तो थोड़ा बढ़िया से इसका स्वागत सत्कार कर दें। लेकिन अब डरायस चूंकि फारस का सबसे बड़ा राजा है, क्लियर, और ये रह कहाँ रहा है? कहाँ रह रहा है? भारत में। क्यों? क्योंकि ये पूरा को गुलाम बनाना चाह रहा है, आपस में एक दूसरे को लड़वा करके, क्लियर। तो अब पोरस डरायस को डायरेक्ट ढूंढ पाएगा नहीं, अगर देख भी लिया कहीं, अब जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री का इधर से गुजर रहे हैं, तो हम लोग जैसा आदमी प्रधानमंत्री से देख सकते हैं, न्यूज में उनको सुन सकते हैं, लेकिन उनसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तुच्छ प्राणी हैं। तो भाई डरायस ये पूरा शानो शौकत के साथ अपना सैनिकों के साथ जीवन जी रहा है। फिर जैसा कि हर साल, जहां से शुरू किए थे बात वहीं से पहुंचते हैं, जैसा कि हर साल अभी भी झेलम पर नियंत्रण के लिए क्या हो रहा है? प्रतियोगिता। तो भाई इस बार प्रतियोगिता में भाग कौन ले रहा है? पोरस, ठीक है। और प्रतियोगिता ये जीत जाता है, फिल्मी स्टाइल पूरा, ठीक है, जीत जाता है। जीतने के बाद अब ये डायरेक्ट किसके नजर में आ गया? राजा के नजर में आ गया, बमनी के नजर में आ गया कि भाई बड़ा अच्छा खेलता है, बड़ा अच्छा युद्ध करता है, कौन है ये आदमी। फिर ये अपना पहचान छुपा लेता है और यही राजा के महल में अब अपना काम धाम करने लगता है, नौकरी मिल जाता है, राजा इसको नौकरी दे देता है। अब वहां पर ही डरायस से भेंट कर सकता है, क्योंकि अब ये नौकरी में आ गया। अब जैसे मान लीजिए आप ही कहीं IAS का परीक्षा निकाल लिए, तो किसके साथ रहिएगा? प्रधानमंत्री सबके साथ रहिएगा। अब प्रधानमंत्री से मिलने का ये तरीका भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये पोरस मिलने लगता है। मिलने के बाद अब ये राजनीति को खूब बढ़िया से समझने लगता है। समझने के बाद अब डरायस अभी भी क्या कर रहा है? आंधी के सपोर्ट में अभी भी है, ठीक है। आंधी को बोल करके आया है क्या? कि हम पौरव राष्ट्र को बर्बाद कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आंधी को भी बातों में बरगला रहा है, बमनी को भी बरगला रहा है। और इस तरह से ये डरायस का लगभग खेला कितना दिन चल चुका है? 21 साल। मतलब 21 साल से पता नहीं चल रहा है बमनी को कुछ, बात समझे? कैसे अंग्रेज हम लोग पे 200 साल शासन किया, कैसे, बात समझ रहे हैं? अंग्रेज भी तो 200 साल शासन किया है, हम लोग को पता चला कि कभी अंग्रेज शासन कर रहा है। अब क्या हुआ कि डरायस की एक पुत्री भी है, क्लियर, और डरायस ये बात चाहता है कि हम अपनी पुत्री का विवाह बमनी के पुत्र से करवा दें, तो बस मामला फिट है, समझे? फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो अपना संधि हो जाएगा, तो भाई कभी भी इसको गोली मार के उड़ा देंगे, ठीक है। हालांकि गोली बंदूक उस समय नहीं है, उस समय सिर्फ तलवार है। गोली बंदूक बम बारूद आया कब है? 1526 में, बाबर के समय, क्लियर, जब बाबर आता है। और आप देखिए ये संयोग कि हर विदेशी भारत पे ही आक्रमण करने आता है, बात समझे? क्यों? क्योंकि भारत में फिर से हम कहेंगे जीवन जीने का हर संभव चीज भारत में मौजूद है। अब यहाँ पर क्या होता है कि डरायस अपनी पुत्री का शादी कराना तो चाहता है, लेकिन सफल नहीं होता है। राजा बमनी को किसी तरह से पता चल जाता है कि भाई हमारी पहली वाली पत्नी अनुसुईया वो जिंदा है,
क्लियर, किसी तरह से पता चल जाता है। तो भाई पूछता है मेरा पुत्र कहाँ है, तो बोलती है यही तुम्हारा पुत्र है पोरस, ठीक है। तो फिर जैसा इंडियन सिनेमा में कैसा होता है, लास्ट में सब एक मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से फिर से सब मिल जाता है। और चूंकि अब बमनी के सामने एक समस्या है कि बमनी का एक अलग पुत्र भी है, और वो शुरू से राजकुमार बनने का सपना देखा है, राजकुमार है भाई, राजा बनने का सपना देखा है, तो पोरस को कैसे स्वीकार करेगा, नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन पोरस में इतना गुण था कि वो अपना बुद्धि, विवेक, बल, सब चीज से वो सबसे श्रेष्ठ था। और वो बताता है कि भाई डरायस ऐसा है वैसा है, डरायस को भगाया जाए। तो बमनी बोलता है कि अब 21 साल का हम लोगों का ये है ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। आज हम लोग अगर भारत को बोल दें कि चाइना से व्यापार खत्म कर लीजिए तो थोड़ी कर लेगा, एग्रीमेंट हुआ है ना किसी भी चीज का, तो ट्रेड एग्रीमेंट है, व्यापार एग्रीमेंट है, अब कैसे किया जाए। तो फिर डरायस को ये धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकालने में सफल हो जाता है पोरस। और उसके बाद पोरस को राजा बनने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मतलब पोरस का आप जीवन देखिए कि जिसको एकदम आलीशान महल मिलना चाहिए था उसको मिला है क्या, दस्यु जीवन, ठीक है। फिर बनता है राजा, और ये अनुसुईया का ही डीएनए रहा होगा कि पोरस भारत को एक बनाना चाहता है। अब इसका मुलाकात, अभी जब ये राजा बन चुका है पोरस, अब इसका मुलाकात किससे हो रहा है, आचार्य चाणक्य से, ठीक है, तक्षशिला के टीचर, ठीक है। अब आचार्य चाणक्य का भी सपना है कि भाई भारत एक देश बनना चाहिए, और ये अब किसके गुरु बन जाएंगे, राजा पोरस के गुरु बन जाएंगे, क्लियर। अब यहां से समझना है बात कि जिस तरह से बमनी का एक पुत्र है जिसका नाम है पोरस, ठीक है, उसी तरह से आंभी का भी एक पुत्र है जिसका नाम है आंभी कुमार। क्या नाम है, आंभी कुमार, ठीक है। मतलब आंभी का पुत्र आंभी कुमार, ठीक है। आंभी कुमार भी बड़ा बलशाली है लेकिन बुद्धि नहीं है, समझे, अब इसको उतना बुद्धि नहीं है। अब सिकंदर आएगा थोड़ा देर बाद, ठीक है, मतलब अगला 2-3 क्लास में सिकंदर आ जाएगा। तो सिकंदर आएगा तो क्या होगा, आंभी कुमार को अपने तरफ मिला देगा, और मिलाने के बाद अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पर बमनी जो है यहाँ पर अब देख लिया कि भाई हमको मेरा पोरस मिल चुका है, बेटा मिल चुका है। उधर पोरस जो है आंभी राज को बोलता है काय सब तमाशा में लगे हुए हो, डरायस का चाल को समझो, विदेशी है। आंभी समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पोरस का बल के कारण, पोरस का हिम्मत के कारण अब इसको झुकना पड़ रहा है फिर से, ठीक है। अब ये झुक रहा है, लेकिन पोरस, अब आंभी का जो बेटा है पोरस का रिलेशन में क्या लगेगा, ममेरा भाई लगेगा, ठीक है, ममेरा भाई। तो भाई अब ममेरा भाई प्रिय होता है, ठीक है, तो ममेरा भाई है और दोनों बड़ा प्रिय है एक दूसरे को। आंभी भी फुल सपोर्ट करता है पोरस को, पोरस भी फुल सपोर्ट करता है आंभी को। लेकिन जब सिकंदर आता है तो सिकंदर फिर से यही सब बात जो इसका बाप के साथ हुआ था, यही सब बात कहीं से पता कर लेता है। कोई मेरा जैसा टीचर होगा बता दिया होगा सिकंदर को, क्लियर। और सिकंदर फिर यही सब बात किसको बताता है, आंभी कुमार को, क्लियर। और बोलता है कि पोरस से तुम्हारा क्या लेना देना भाई, ठीक है, हम पोरस पर आक्रमण करेंगे, पोरस को युद्ध में हराएंगे, और उसके बाद ये पूरा राज्य किसका हो जाएगा, तुम्हारा। पोरस आंभी चूंकि इस कदर लालची नहीं था, लालची था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन आंभी लालची बन गया। कैसे बन गया, अब यहाँ बात को समझना, सिकंदर का बात में नहीं बना। अब यहाँ देखिए हो क्या रहा है। ये जो पोरस है ये दस्यु लोक में रह रहा है, ठीक है, पोरस, और इसका शादी किससे होता है, लाची, ठीक है। अरे लाची बड़ा देखने में सुंदर थी, और आंभी कुमार जो है ना वो भी इसी के चक्कर में था। बात समझे कि किसी तरह मेरा भी इससे शादी हो जाए, लेकिन होता नहीं है, हो नहीं पाता है। तो भाई पोरस का शादी इससे हो जा रहा है, पोरस की पत्नी है और पोरस का वो भाई है, रिलेशन में लगेगा देवर, क्लियर।
अब रिलेशन में है तो आंधी जो है ये बात जब जाहिर नहीं करता है कि भाई हम लाची का फेरा में लगल है, लेकिन सिकंदर इसको ये बात समझाने में कामयाब हो जाता है, ठीक है, कि अगर पोरस को मार देते हैं लाची तुम्हारा, ठीक है। अब आंधी कुमार बोला जाए भाड़ में सब, बात समझ रहे हैं, जाए राजपाट जहां जाना है, ब्याह तो हो जाएगा उससे, क्लियर। मतलब इस तरह का आंधी कुमार था, क्लियर। आंधी कुमार जो है अब सिकंदर का इस बात पे सहमति दे देता है, और सिकंदर साथ में ये भी बोल देता है ना कि पोरस अगर हार जाता है, मारा जाता है, तो भाई तुम तो रहेगा राजा, क्या दिक्कत है, राजपाट तुम्हारा, लाची भी तुम्हारा, ठीक है, उसकी पत्नी भी तुम्हारा। तो भाई अब होता क्या है, पोरस को इस सब बात से पोरस है अनजान, क्लियर। पोरस और सिकंदर में ऐसे अगर आप दूसरा किताब पढ़िएगा, विदेशी किताब पढ़िएगा, तो आपको बहुत सारा किताब में ये बात लिखा हुआ मिलेगा कि भाई पोरस और सिकंदर में पहले भी युद्ध हो चुका था, क्लियर। और हर बार पोरस चूंकि ताकतवर शासक था, पोरस हर बार इसको सिकंदर को हराकर भेज देता था कि भाई थोड़ा और प्रैक्टिस करके आओ। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों के कारण शायद इस बात को लेकर के हम पूरा ज्यादा आश्वस्त नहीं हैं। विदेशी किताबों में ऐसा लिखा गया है कि पोरस का युद्ध सिकंदर के साथ हो चुका है पहले, लेकिन हम लोग सिर्फ ये पढ़ते हैं कि हाइड्रेस्पिच का जो युद्ध हुआ उसमें सिर्फ पोरस और सिकंदर एक ही बार आमने सामने हुआ, लेकिन ये बात गलत है। झेलम नदी को पार करने के लिए सिकंदर 6 महीना तक वेट किया था, ये जग जाहिर है, क्लियर। और उसके पहले भी छोटा छोटा सेना का टुकड़ी के साथ पोरस का युद्ध शायद हो चुका था, क्लियर। तो खैर इस बात में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जैसे पृथ्वीराज चौहान का हम लोग आगे जो इतिहास पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान 1191 में तराइन का युद्ध में मोहम्मद गौरी को युद्ध में हरा करके जिंदा भेज दिया, और वही मोहम्मद गौरी जयचंद की सहायता से फिर तराइन का दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के यहाँ से कैद करके ले गया, क्लियर। तो हो सकता है कि पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ हो, क्लियर। क्योंकि अब आप खुद से भी अगर दिमाग लगाएं तो पूरा इतिहास आपको ये बात बताता है कि सिकंदर आंधी को अपने तरफ मिला लेता है, क्लियर। अब आप एक बात सोचिए, अगर सिकंदर और पोरस का युद्ध सिर्फ एक ही बार हाइड्रेस्पिच के युद्ध में आमना सामना अगर होता है तो आंधी उधर मिल जाएगा जाके, लगता है आपको, क्लियर। इसका मतलब क्या है, सिकंदर पहले भी आया हुआ है, क्लियर, आंधी को अपने साथ मिला रहा है। इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे कि पोरस जो है ये सिकंदर के साथ अगर मान लीजिए पोरस का युद्ध नहीं हो रहा है तो आचार्य चाणक्य जो है, तो यह क्या, आचार्य चाणक्य जो है अब भारत को एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं, और इस कार्य के लिए वो सबसे ताकतवर शासक धनानंद के पास जाते हैं। धनानंद को ये न्योता देते हैं कि भाई तुम सबसे बड़ा राजा बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत को एकता के सूत्र में बांध दो और भारत का नामांकन कर दो। लेकिन धनानंद जो है आचार्य चाणक्य का अपमान करके दरबार से घसीट कर भगा देता है कि भाई हमको किसी ब्राह्मण का जरूरत नहीं है, क्लियर। और फिर धनानंद और सिकंदर का एक मीटिंग होता है, क्लियर। धनानंद और सिकंदर का एक मीटिंग होता है वही झेलम के किनारे। फिर सिकंदर धनानंद को भी ये बात समझाने में कामयाब हो जाता है कि भाई अगर पोरस और हम अगर युद्ध लड़ते हैं, जीत अगर होता है तो वो किसका होगा, पोरस का होगा। पोरस चूंकि एक क्षत्रिय राजा है और तुम क्या हो, जाति में पोरस से नीचे जाति के हो। संसार किसको याद रखेगा, पोरस को। तुम तो ऐसे भी, तुम्हारे साथ तो ऐसे भी युद्ध नहीं है। तो धनानंद को भी समझाने में सिकंदर कामयाब हो जा रहा है, आंधी को भी समझाने में कामयाब हो जा रहा है। तो आपको लगता है ऐसा कि सिकंदर डायरेक्ट आया होगा कभी पोरस के साथ डायरेक्ट युद्ध लड़ने? तो साक्ष्य और प्रमाण यही कहता है कि सिकंदर पहले आ चुका था, क्लियर। लेकिन चाहे जो भी बात रहा हो, इस तरफ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको अपना भी दिमाग यूज करना है, क्लियर। आंधी उसके तरफ, सिकंदर के तरफ। हम ये नहीं बोल रहे हैं हमको पोरस जीते चाहे सिकंदर जीते ज्यादा मतलब नहीं है,
लेकिन चूंकि भारत में हम रह रहे हैं तो भारत देश का जो निर्माण किया गया है वो पोरस का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो भाई हम तो चाहेंगे ही एक भारतीय के होने के नाते कि भाई पोरस जीते। क्लियर? और पोरस जीतता भी है। क्यों जीतता है इसका प्रमाण हम देंगे। पहले का युद्ध में ऐसा कहा गया है, विदेशी किताबों को आप पढ़िएगा, बहुत सारे किताब को पढ़िएगा, तो उसमें कहा गया है कि सिकंदर को हराकर पोरस लगभग 17 बार छोड़ा था। क्लियर? और हर बार यही नसीहत देता था कि जाओ थोड़ा प्रैक्टिस करके आना। ठीक है? क्योंकि भारत का राजा लोग का शुरू से यही क्वालिटी रहा है कि अगर दुश्मन हार गया तो उसके आगे हम लोग शस्त्र मतलब फिर उसको मारते नहीं है। हार मान लिया तो फिर छोड़ देते हैं। क्लियर? जैसे आप यहां से भी समझ सकते हैं, दूसरा युद्ध का भी हम आपको वर्णन दे देते हैं, महाभारत का काल। ठीक है? महाभारत के काल में हम लोग क्या सीखते हैं? महाभारत के काल में हम लोग सीखते हैं कि जब ये भीम को जब बोला गया कि भाई तुम इन पांचों में से, पांडवों के पांचों में से तुम किसी को भी युद्ध में हरा दो, तुम्हारा जो बोलोगे हम बात मानने के लिए तैयार हैं। जब लास्ट युद्ध हो रहा है तो क्लियर? सुयोधन के साथ, उसका नाम वास्तव में सुयोधन है। दुर्योधन जो हम लोग बोलते हैं वो एक्चुअली में है नाम सुयोधन, लेकिन इतिहास उसको नाम बिगाड़ के दुर्योधन कर दिया। क्लियर? नहीं तो नाम है सुयोधन। अब देखिए भीम क्या है, एक बलशाली है, गदा से लड़ता है। क्लियर? अब वो चाहता तो ये सुयोधन जो है वो गदा से लड़ता है। सुयोधन भी बहुत ताकतवर था, लेकिन वो चाहता तो नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर किसी को बुला सकता था। लेकिन आप ये देखिए कि युद्ध भारत में अपने बराबर वालों से किया जाता है, तो भाई वो किसको चुनौती देता है? भीम को। और जब दोनों में युद्ध होता है भीम के साथ, तो ये जो भीम के साथ जब युधिष्ठिर का युद्ध हो रहा, सॉरी भीम के साथ जब सुयोधन का युद्ध हो रहा होता है, गदा युद्ध, तो सुयोधन भीम को मार मार के हालत खराब कर चुका था। क्लियर? लेकिन श्री कृष्ण भीम को बताते हैं इशारा से कि भाई इसका जंघा पे मार मार के मार डालो। क्लियर? तो बताते हैं युद्ध का नियम क्या था। युद्ध का नियम ये था कि आपको युद्ध में किसी का मदद नहीं करना है। तो जब इस युद्ध में, द्वंद्व युद्ध में जब इस नियम का उल्लंघन किया गया तो इसका परिणाम क्या हुआ ये जरा सोचिए। आप देखे होंगे कि पूरा जितना भी आज तक भारत में जो भी खेल है, आप तीर वाला खेल खेलते हैं, बंदूक वाला खेल खेलते हैं, द्वंद्व युद्ध होता है, लेकिन गदा का युद्ध कभी सुने हैं? नहीं सुने हैं। काहे कि गदा के युद्ध में नियम के विरुद्ध कोई काम श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था, इसलिए आगे चल करके ये बात होता है कि भाई अब भारत में ये जो भारत या पूरे आर्यव्रत में ये गदा वाला लड़ाई का परंपरा ही खत्म होगा। इस अस्त्र का प्रयोग अब कोई नहीं करेगा। क्लियर? इस अस्त्र का प्रयोग अब कौन करेगा? तो मानव जाति को बचाने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली करेंगे। क्लियर? बजरंग बली के अलावा अब इस गदा को कोई धारण नहीं करता। अब कोई लुटेरा को, डाकू को, बदमाश को देखें गदा लेके आएगा मारने की, चल पैसा दे। ठीक है? यानी अब गदा वाला युद्ध पूरा भारत से विलुप्त हो गया, सिर्फ एक गलती के कारण। और वो गलती कौन था? युद्ध में मदद करना। क्लियर? तो भारत का युद्ध ऐसे ही मतलब बढ़िया युद्ध होता था। युद्ध में अगर शत्रु हार मान चुका है तो फिर उस पर हत्या नहीं किया करते थे। क्लियर? दरायस को, पोरस को मार के भेजना चाहिए था, यहां से मार देना चाहिए था, लेकिन ये फिर एक गलती कर दिया पोरस। क्या गलती कर दिया? दरायस को वापस भेजा। और पोरस का क्या सोच था दरायस को वापस फारस भेजने का? कि जाओ तुम पूरा विश्व में ये पैगाम दो कि भारत को जो भी जीतना चाहेगा उसका हश्र ऐसा ही होगा और उसको वापस भारत हरा करके भेज देगा। हालांकि पोरस ये पैगाम देना ठीक था, लेकिन इस तरह का फालतू आदमी को जीवन दान देने का कोई जरूरत नहीं था। जैसे उदाहरण में पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है। ठीक है? क्या जरूरत है उसको जीवन दान देने का? अब शास्त्र में कहा गया है, युद्ध नीति में, भारत की युद्ध नीति में खास तौर से ये कहा गया है कि हम निहत्थे पर वार नहीं करते हैं। अरे पूरा एनसीईआरटी पढ़िए ना, निहत्थे पे वार नहीं करते हैं, इसीलिए तो आज ये गति है भारत का। क्लियर? युद्ध वार कब किया जाता है? निहत्थे को ही तो मारना चाहिए। तो पृथ्वीराज चौहान ये सब
हो सकता है एनसीईआरटी बढ़िया से हम लोग के जैसा नहीं पढ़ा था। क्लियर? तो भारत का जितना भी राजा हुआ वो अपने साथ हमेशा एक गलती यही किया कि अपने दुश्मनों को जीवन दान दे दिया। चाहे वो भारत का कोई भी राजा हो, विदेशियों के साथ उसका व्यवहार ऐसा ही रहा। क्लियर? अतिथि देवो भव वाला। चाहे हार मान लिया है तो हमको क्या करना है, उसको छोड़ देना है, उसको मारना नहीं है। तो यही सब कहानी यहाँ पर चला। और सिकंदर और पोरस लगभग समकालीन है, एज में समकालीन है, बुद्धि विवेक में समकालीन है, ताकत में समकालीन है। और दोनों में ये सिकंदर और पोरस दोनों में एक बात कॉमन है। क्या? दोनों अपना माँ का बात बहुत मानता है। क्लियर? अपना माँ को दोनों लोग भगवान की तरह पूजता है। और आप ऐसे भी जनरली देखिएगा पूरे विश्व में जो बड़ा हस्ती हुआ है वो अपने माँ का बात बहुत मानता है। क्लियर? तो ये दोनों में कॉमन आपको देखने को मिलेगा। सिकंदर भी अपना माँ ओलंपिया का बात मान रहा है, बहुत बात मान रहा है। सिकंदर की माँ जो बोल देगी वो सिकंदर करने के लिए तैयार है, क्योंकि सिकंदर का जीवन, सिकंदर अपना बोलता है कि भाई मेरा जीवन मेरी माँ को समर्पित है। पोरस भी यही बात बोलता है, मेरा जीवन मेरी माँ को समर्पित है। और पोरस तो सिकंदर से एक कदम आगे बढ़कर है कि मेरा जीवन मेरी भारत माँ को समर्पित है। आप अक्सर सुने होंगे कि भारत को भारत माँ हम लोग कैसे कहने लगे। क्लियर? तो भारत माँ सबसे पहले पोरस ही कहकर भारत को, अखंड भारत को पुकारा था। क्लियर? इसलिए हम लोग ये भारत को भारत माँ कहने लगे, भारत पिता का ही नहीं कहने लगे। क्लियर? क्योंकि पोरस के लिए उसकी माँ सबसे प्रिय थी और ये युद्ध में सबसे पहले ये भारत माँ कहकर भारत को पुकारा था पोरस। तो इस तरह से भारत माँ हो गई। सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करता है, युद्ध में जीत जाता है। हाइड्रेस्पिच का युद्ध किस लिए जीतता है? आंधी के धोखेधड़ी के कारण और धनानंद के धोखेधड़ी के कारण जीत जाता है। और फिर सिकंदर पूछता है पोरस से। क्लियर? पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। क्लियर? तुम्हारे साथ क्या किया जाए? राजा पोरस वही वीरता भरा उत्तर, वही जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। क्लियर? यानी अगर हम हार तो माने नहीं है, पोरस तो साफ साफ सिकंदर की आंख में आंख डाल के ये बात कर रहा है कि हम हार तो माने नहीं है, हमको मार डालो। सिकंदर बोलता है कैसा आदमी है भाई, लेकिन सिकंदर पोरस को जीवन दान दे देता है। क्लियर? वो सिकंदर जो जिसके हाथ में पकड़ा गया तो फिर वो बचने वाला आदमी नहीं, लेकिन वो पोरस को छोड़ देता है। काहे छोड़ देता है भाई? इसलिए सिर्फ छोड़ता है शायद कि बहुत सारा किताबों में आप पढ़ेंगे कि सिकंदर को बहुत बार पोरस छोड़ा था। इसलिए सिकंदर ये सोचता है कि पूरा दुनिया को हम भी ये पैगाम दें कि हम भी पोरस के जैसा बड़ा राजा यहाँ पर हैं और हम भी यहाँ पर पोरस को जिंदा छोड़ सकते हैं। क्लियर? तो पोरस को छोड़ देता है, लेकिन सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर और आम्भी, क्लियर, इन दोनों को अपना ड्यूटी पे लगा देता है कि भाई हम छोड़ दे रहे हैं, तुम इसको सलट देगा। आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि आम्भी जो है ये कौन है राजा? सिकंदर जो है आगे चल करके देखते हैं जब भारत से युद्ध करके जाता है तो भाई ये कुछ दिन के बाद बेबीलोन में मर जाता है, 33 साल की मात्र आयु में। ठीक है, मर जाता है। क्लियर? लगभग 33 साल में सोचिए पूरा एशिया माइनर को जीत चुका है जी। सिकंदर कमजोर नहीं है, ठीक है, सिकंदर बहुत मजबूत है, लेकिन मरता कैसे है? पोरस जो है इसका युद्ध कला नीति बहुत जबरदस्त है। ये अपना पूरा तलवार को विष में डुबा के रखता है। क्लियर? और विष में डुबा के रखता है। सबसे ज्यादा हाथी पोरस के पास है उस समय, हाथी जो कि युद्ध में बहुत काम आता है। पोरस क्या करता था? हाथी का सूंड में तलवार बांध करके, किसी से भी युद्ध हुआ तलवार बांध करके हाथी का सूंड में हाथी को पूरा मेटल से कवर करवा देता था। हाथी का सूंड में तलवार बांध करके हाथी को थोड़ा भांग उंग खिला करके हाथी को उत्तेजित कर देता था और छोड़ देता था, जाओ। ठीक है, अब हाथी बौराया तो समझ रहे हैं तलवार से कितना लोग को मारेगा, कितना को कुचलेगा। आप भाला मारिएगा तो कुछ होगा ही नहीं हाथी को, क्योंकि हाथी पूरा कोटेड है।
तो और वो भी विष लगा हुआ। तो सिकंदर और पोरस के साथ जब युद्ध होता है, युद्ध भूमि में, तो पोरस का तलवार में विष लगा हुआ है, मार देता है, सिकंदर को कट जाता है। बाद में आगे बढ़ करके यही शायद टेटनस का रोग पकड़ लेता है, जिससे कि पूरा शरीर सिकंदर का सड़ने लगता है। ठीक है, तो फिर हालांकि इस मौत को माना जाता है कि ये प्राकृतिक मौत है, क्योंकि अब सिकंदर का इतिहासकार कैसे ये बात लिख सकता है कि पोरस का वार से सिकंदर मर गया, विश्व विजेता मर गया। क्लियर? तो इतिहास में बहुत सारा बात बताया कम गया है और छिपाया ज्यादा गया है। क्लियर? क्योंकि भाई अब सिकंदर विश्व विजेता मर जा रहा है, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सिकंदर भी बहुत अच्छा योद्धा था, पोरस भी बहुत अच्छा योद्धा था। दोनों में एक कॉमन बात था कि ये दोनों अपना माँ का बात बहुत मानता था, दोनों ही अपना मातृभूमि के लिए समर्पित था। जैसे पोरस भारत का रक्षा कर रहा है, भारत का राजा में एक गुण सबसे ज्यादा प्रचलित रहा कि भारत का राजा लोग कभी भी विदेशियों पर आक्रमण, ये हमारा इतिहास है। ठीक है, और विदेशी लोग का हमेशा ये आदत रहा कि वो भारत और भारत जैसे देशों पर आक्रमण करना चाहा और किया। क्यों? क्योंकि विदेशों में जीवन जीने योग्य माहौल नहीं है, क्लाइमेट नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब खाने पीने रहने उठने बैठने का स्वच्छंदता नहीं है, आज़ादी नहीं है। तो सभी लोगों को भारत, हम लोग जिसे बोलते हैं ना कि अरे फलाना का लड़का अमेरिका में रहता है, बहुत अमीर होगा, ठीक है, लेकिन उन लोगों को भी भारत आने में उससे ज़्यादा दिलचस्पी है जी। ये इतिहास से आप सीखिए ना, इतिहास को देखिए। भले भारत में संसाधन कम है, लेकिन क्यों कम है? क्योंकि भारत अपने संसाधनों का उपयोग बढ़िया से नहीं कर पाता है। क्लियर? जैसे झारखंड में ही सिर्फ जितना खनिज है, उतना खनिज का अगर दोहन अच्छा से कर लिया जाए, उतना खनिज का अगर यूटिलिटी बढ़िया से कर लिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग चाइना से आगे रहेंगे? लेकिन यहाँ का उपयोग करने हम लोग को नहीं आता है, और हम लोग को आता है, लेकिन हम लोग का जो राजनेता लोग हैं ना, उन लोग इस तरह का कानून बना देता है कि हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। क्लियर? नहीं तो ऐसा नहीं है, भारत बहुत जबरदस्त देश है, बहुत बढ़िया देश है। तो चलिए, इतना जो है हम लोग देख लेंगे, फिर हम लोग अगले दिन इतना चीज जो पढ़ चुके हैं इसको फिर हम लोग लिखेंगे, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे, सारा कुछ सीखेंगे। एक क्वेश्चन भी परीक्षा में हम लोग से मिस नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए।